हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनोद प्रकाश सिंह और मैं आप सभी के लिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए लाया हूँ जो खासकर बेरोज़गार हैं और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है सिविल से और वो अभी जॉब ढूंढने में असमर्थ हैं। फिर के परिवार से या फिर किसी सहयोगी से बड़ी मुश्किल से कह के 10,000 के आसपास अराउंड कहीं ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जो मतलब छोटे ठेकेदार हैं, बी क्लास, सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, और वो भी सैलरी उनको नहीं मिल रही है टाइम पे। तो उन बच्चों के लिए है। और मैं सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं विनोद प्रकाश सिंह और मैं पीडब्ल्यूडी में हूं एज ए जूनियर इंजीनियर और 2018 में मैंने यूकेपीएससी के थ्रू पीडब्ल्यूडी ज्वाइन की थी और तब से मैं लेकर अब तक मैं इसमें हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी टाइम प्राइवेट जॉब का रहा है, 7 to 8 ईयर्स। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट में जॉब अच्छी कंपनियों में सर्च कैसे करें और प्रिपरेशन कैसे करें। और उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो कुछ दिन पहले जो यूकेपीएससी पेपर हुआ है, जिन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। आई होप कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और जिनका किसी कारण से नहीं हो पाता है तो वो आगे के लिए कैसे करें, क्योंकि नेक्स्ट यूकेपीएससी शायद 4 से 5 साल बाद ईयर्स बाद दोबारा से आपको यूकेपीएससी एक बार मौका देगा, लेकिन तब तक के लिए कईयों की एज शायद इसको क्रॉस कर जाएगी। और इन सब से पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट में जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, LNT, SCC और एरा ग्रुप्स, इन कंपनियों में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे यहाँ भी अपना करियर बनाते हैं। और अभी के टाइम पे LNT जैसी कंपनियों में गवर्नमेंट के मुकाबले बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस उनको ऑफर की जाती हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरी 48 to 50,000 सैलरी थी और अभी मुझे शायद 70 के अराउंड ही मेरी सैलरी है। ये बात है 2016 की। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूडी वर्ल्ड बैंक में एज ए कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन किया और सेलेक्ट होने के बाद मैंने फिर वर्ल्ड बैंक में ही रहा मैं काफ़ी साल। अभी 2 साल पहले से मैं पीडब्ल्यूडी बेरीनाग में हूँ, TDPWD बेरीनाग मैं पोस्टेड हूँ एज ए जेई। तो इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, और मैं आशा करता हूँ कि जिनका भी पेपर गया हो सफल हों अपने लाइफ में। इन सभी के बीच मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर पे। कई लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद एक तरीके से अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो बाद में प्राइवेट जब सेक्टर जाते हैं तो बड़ा मुसीबत भरा सफ़र रहता है उनका। तो इन सब के बीच मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और बताना चाहता हूँ। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमा और डिग्री किया है, जिन्होंने सिविल से, कि भाई जॉब सर्च कैसे करनी है इन प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब का मौका मिले। ये शायद पूरे, आप अगर उत्तराखंड की बात करें तो सिविल वालों की बात करें तो 1 से 2% से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो बाकी जितने लोग हैं वो अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बना सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट जॉब का भविष्य कुछ सिक्योर सा नहीं है। तो शायद मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके से अपने आप को ढालें, इस तरीके से अपनी स्किल्स डेवलप करें कि आप प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छे से जान लें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर कैसे वर्क करता है और गवर्नमेंट सेक्टर कैसे वर्क करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए जेई आपको सारे वर्क करने हैं। आप यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूशन भी करना है आपको, प्लानिंग भी आपको करनी है, सर्वे भी आपको करनी है, लैंड और ये फॉरेस्ट केसेस भी आपको देखना है। तो एक तरीके से ऑल इन ऑल आपको ही देखना है। बट जब बात आती है प्राइवेट सेक्टर की तो ये कई भागों में बटा हुआ है।
सबसे पहले इसमें जैसे कि आप देखेंगे कि कोई क्लाइंट जिसे कहते हैं, कोई एक क्लाइंट हो सकता है, जैसे वो पीडब्ल्यूडी हो सकती है, सीपीडब्ल्यूडी हो सकती है, रेलवे हो सकती है, और ये अन्य जो भी बड़े गवर्नमेंट सेक्टर हैं ये क्लाइंट में आते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है आपका कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या करते हैं, जो भी ये क्लाइंट्स टेंडर वगैरह अपलोड करते हैं, इन टेंडरों को लेके जो इन ग्राउंड में काम करते हैं, ग्राउंड में जो वर्क करते हैं उसे कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा फ्यूचर इन्हीं में है। तो बड़ी बड़ी जैसे एल&टी है, जैसे कि राम मंदिर है, तो वो भी किसी न किसी पर्पज से, मतलब एक तरीके से एल&टी ने उसको उस टेंडर को लिया है और एल&टी उस पर वर्क कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वर्क या फिर सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एल&टी की ही हो जाती है, क्योंकि इसको चेक भी करना है। तो इसमें एक और भी आता है पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये क्या करता है, ये एक तरीके से इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसके पास इतने इक्विपमेंट्स और ये चीजें नहीं है कि यार वो हर एक लेवल पे एल&टी को चेक करे या फिर किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर को चेक करता है। तो वो क्या करती है कि इस पीएमसी को हायर करती है कि उसके बदले, इस क्लाइंट के बदले वो इस वर्क को मतलब क्रॉस चेक करता रहेगा और इनकी सहमति के बाद ही कोई वर्क या फिर कोई काम एल&टी कर सकती है। आगे हर एक स्टेप पे उसको उनको पीएमसी को इनको चेक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही है। अब आ जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर के डिफरेंस में ना, कॉन्ट्रैक्ट में कितने अलग अलग चीजें हैं। अब कोई कंपनी है, जिस तरीके से आप एक एल&टी को ही ले लीजिए, एल&टी है। अब एल&टी ऐसा नहीं है कि वो पूरा एल&टी मतलब सारे इंजीनियर्स हर कोई वर्क करते हैं, तो उसमें भी कई चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसकी एक पूरा टीम मैनेजमेंट होता है। जैसे कोई टीम, आपने कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, तो सबसे पहले वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर पीएम इस तरीके से उस पर रखेगा। अब इसके बाद उस पूरे प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए उसके अलग अलग पार्ट्स किए जाएंगे उस पूरे टीम के। जैसे कि एक सबसे पहले है सर्वे, सेकंड है प्लानिंग एंड बिलिंग, थर्ड है QA/QC, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, फोर्थ है हाईवे, फिफ्थ है स्ट्रक्चर, फिर ये आता है आपका HR स्टोर कह सकते हैं, या फिर ये अलग अलग मतलब एक उस तरीके से पार्ट्स बना दिए जाते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और इनके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब्स मिलेंगी। इन सब में आपको, अगर इस डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो ये सब डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है। तो एक जैसे कि आप सर्वे में जाना चाहते हैं, आपका अपना करियर सर्वे में बनाना चाहते हैं, तो आप पूरा का पूरा फोकस आपका सर्वे में ही होगा। आपको कोई मतलब नहीं है कि आपकी बिलिंग क्या हो रही है, कि आपका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, हाईवे में क्या वर्क हो रहा है, स्ट्रक्चर में क्या वर्क हो रहा है। इसी तरह बिलिंग एंड प्लानिंग है। तो इसमें आपको जैसे हाईवे या स्ट्रक्चर वालों ने कोई वर्क कर दिया है तो वो सिर्फ वर्क करने तक ही सीमित है। उसके बाद आपको इसकी प्लानिंग करनी है। इसके लिए जैसे आपको अगर 100 कुछ वर्क करना है, 100 कुछ पियर्स या फिर कोई एक बड़ा सा 2-4 किलोमीटर का कुछ काम करना है, तो उसकी प्लानिंग ये करेंगे और प्लानिंग एग्जीक्यूशन होने के बाद भी बिलिंग भी यही करेंगे। अब थर्ड आता है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या है कि जो भी इक्विपमेंट्स इनको चाहिए, जो भी मटेरियल इनको चाहिए, चाहे वो एग्रीगेट से लेकर सैंड, सीमेंट, कंक्रीट मिक्स तक का जॉब जो भी काम आता है वो इस क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियर्स का काम होता है। जैसे कि कोई हाईवे में इनको चाहिए मिट्टी, इम्बैकमेंट के लिए मिट्टी चाहिए, इम्बैकमेंट करना है, उन्हें मिट्टी चाहिए, तो वो इनसे पहले एश्योर कराएंगे कि भाई ये मिट्टी जो भी है वो सही है नहीं है। जब ये एश्योर करके देंगे कि हाँ ये मिट्टी उस जो भी IS कोड्स है उसके अनुरूप है, तो तब जाके वो हाईवे इंजीनियर उसका प्रयोग करेंगे। इसी तरह का स्ट्रक्चर में है, जैसे आप कोई फ्लाईओवर बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहिए, आपको चाहिए M35 कंक्रीट, तो आप सिर्फ इनसे डिमांड करेंगे भाई M35 कंक्रीट मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको M35 कंक्रीट ये प्रोवाइड करके देंगे। इसके टेस्टिंग वगैरह सारी कुछ ये पार्ट देखिएगा। तो पहला है सर्वे, दूसरा आप बिलिंग एंड प्लानिंग। आप अगर ऑफिस वर्क ज़्यादा पसंद करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो इनका काम थोड़ा सा ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता है। थर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस, इनका है साइट प्लस ऑफिस है कि कहीं पे भी आप पूरा एक लैब सेटअप होगा तो वो सारी चीज़ें ये देखेंगे।
अब चौथा पार्ट आ जाता है कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स में, तो ये हाईवे वाले अलग होंगे। इनका काम जैसे डीबीएम बीसी इम्बैकमेंट, डीबीएम बीसी इम्बैकमेंट और जो भी है सबग्रेड, ये सारे काम इनके द्वारा पूरे होंगे। अब वैसे ही आ जाता है स्ट्रक्चर इंजीनियर में। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर में आप देखेंगे कि जैसे कोई फ्लाईओवर बनना है, कोई ब्रिज बनना है, कोई एफओबी बनना है, वीयूपी बनना है, जो भी ये चीजें बननी है, तो ये एग्जीक्यूशन का काम इनका रहेगा कि शटरिंग कैसे लगानी है, स्टील कैसे जाना है, ये सारी चीजें आपने इसको वैसी मटेरियल स्टोर से इशू करना है, इनसे कंक्रीट का चीजें करनी है, ये आपको प्लानिंग करके देंगे कि आपको इस महीने इतना इतना टारगेट्स हैं, ये आपको टारगेट सेट करके देंगे और उसके बाद आप वर्क करेंगे और विद इन वीक या विद इन मंथ आपको हर मीटिंग में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको जो दिए गए टारगेट्स थे उसमें आप फेल क्यों हुए। अगर फेल कोई जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमी से है तो फिर आपकी जॉब थोड़ा सा रेड लाइट पे है। तो ये सारी चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो आप इन अलग अलग चीजों में अपने स्किल के हिसाब से अपने आप को जैसा आप महसूस करते हैं कि ये पार्ट या ये सेक्शंस में हमेशा मतलब मैं ठीक कर पाऊंगा या कर सकता हूं, तो उसी चीजों को आप कीजिए। ऐसा नहीं कि एक एलएनटी को इंजीनियर चाहिए तो आप को किसी भी लेवल पे हायर कर लेंगे, वो कि आप एज ए इंजीनियर ही हो तो आपको हायर कर लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो अपने सीवी में बिल्कुल से मेंशन किए रखते हैं, जब भी आप वो जॉब्स मतलब वैकेंसीज निकालते हैं तो आपको एक इंडिकेट करते थे हमें क्या चाहिए। सबसे पहले QA/QC इंजीनियर चाहिए उनको, नंबर 2 या तो फिर हाईवे इंजीनियर चाहिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप का सीवी जो है वो इन फील्डों पे आप मतलब जिस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं उसी फील्ड पे आप अप्लाई करें, तभी वो आपको कॉल करेंगे। अन्यथा आप एज ए इंजीनियर जाना चाहोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको एक स्पेसिफाइड फील्ड का आदमी चाहिए। अब जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो हमें तो सारा कुछ पढ़ना है, चाहे वो पाइपलाइन हो, चाहे वो सीवर पाइपलाइंस हो, या फिर अदर चीजें रोड्स हो गई, कैनाल हो गई, ये सारी चीजें। लेकिन जब आप वर्किंग सेक्टर पे जाते हो, वर्किंग करते हो, तो उनको सिर्फ एक स्पेसिफाइड बंदा चाहिए जो एक स्पेशल काम कर सके और काफी अच्छे उसमें उसकी पकड़ हो। तो ऐसा ना हो कि आप हर जगह आपकी पकड़ है और अब इन द फील्ड आप जब आपको डीपली कोई चीजें पूछी जाती है तो आप किसी भी फील्ड के बारे में कुछ नहीं बता पाओगे। तो सिंपल सा फंडा है कि एक स्पेशल फील्ड चुनिए और उस फील्ड में जो जो चीजें उसके रिलेटिव हैं उस चीजों में अपने आप को अपने स्किल्स को डेवलप करें, ताकि वो चीजें आपको हमेशा से आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि आप हर एक स्किल में हर एक फील्ड में चले जाएं। आपको कई ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो सिर्फ एक स्पेशल वर्क करती है। अब मैं बात करूं आईटीडी की, आईटीडी सीमेंटेशन समथिंग है, तो आप उनका काम देखेंगे तो वो, और सिंप्लेक्स है शायद, सिंप्लेक्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाइलिंग पे डिपेंड है। अब आप फाइलिंग का वर्क करते हैं और आप बोलेंगे कि सर मैं इंजीनियर हूं और मैं कोई भी वर्क करा सकता हूं, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जब इंटरव्यूज भी लेते हैं तो स्पेसिफाइड ये फील्ड उनको चाहिए होता है और इन फील्डों में ही वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपका जो इंटरव्यू फेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग को लेके होगा। और जैसे आप क्वालिफाई करेंगे तो तभी वो आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का ये एक एडवांटेज बोल सकते हैं आप, डिसएडवांटेज बोल सकते हो। आपको एक स्पेसिफाइड फील्ड चुनना ही पड़ेगा। तो इन सभी के साथ मैं आज का वीडियो यही क्लोज करता हूं और आगे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप जॉब सर्च करें, जॉब कैसे सर्च करें। ऐसा ना हो कि आप किसी फैमिली मेंबर से बोल के किसी बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर के साथ रहें और काफ़ी वर्क करने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि उनको सैलरी देने तक के लिए भी असमर्थ रहती हैं कॉन्ट्रैक्टर जब उनको लॉसेज होते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप कोई बड़ी कंपनियों में अपने आप को स्टेबल कीजिए। तो बड़ी कंपनी इस तरह की हरकतें नहीं करती, वो उनको भी करती हैं लेकिन थोड़ा सा उनको प्रोजेक्ट बेसिस पे चाहिए होते हैं बंदे, प्रोजेक्ट बेसिस पे चाहिए होते हैं। कोई प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो जैसा उनका प्रोजेक्ट होगा वैसे आप हायरिंग होगी
और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद वो देखेंगे कि हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिला और उनको उन बंदे की ज़रूरत है, तो तब जाके वो आपको ट्रांसफ़र करेंगे। अन्यथा आपका जो भी सफ़र होगा इस कंपनी के साथ इसी प्रोजेक्ट भर के लिए होगा और यहीं पर वो आपको क्लोजिंग कर देंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जॉब सर्च कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कैसे इन सब से आपको उभरना है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो काफ़ी बेचारे पास आउट होते हैं, फ्रेशर्स हैं, तो वो भटकते रहते हैं 1 साल 2 साल 4 साल, और घर वालों का प्रेशर भी रहता है कि भाई हमने आपको डिप्लोमा करा दिया है और डिग्री करा दी है, तो अब आप अपने स्तर पर जाके ढूंढिए। और हाँ, कईयों का बैकग्राउंड इस फील्ड में नहीं होता है, तो उनके लिए और ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा। थैंक यू।